हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों फिर से आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 पर पहुंच चुके हैं। 12th का चैप्टर 1 चल रहा था हमारा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बेस्ट 100 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, कॉपी अपनी सामने खोल के बैठिए, फॉर्मूले जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उनको भी खोल के बैठिए, अपने आप से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, फिर देखिए कि मैंने कैसे कराया है। अच्छा, ये कौन लोग कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को? तो नीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एडवांस वाले भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो चाहते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत अच्छा करना, 12th के स्टूडेंट्स है और 12th में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं फिजिक्स में, अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को बढ़िया करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, 95 प्लस मार्क्स के लिए। और बाकी नीट वाले और जेई मेंस वालों को तो ये करने ही करने हैं। एडवांस वालों के लिए ये बेसिक चीजें हैं, उनको भी करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो करते हैं शुरू अपने सवाल को। क्या दिया है सवाल, पढ़ते हैं। एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइंड थीटा, थीटा एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा दे रखा है। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ऐसा सेम सवाल ना नीट में आ चुका है, समझे? तो इसलिए मतलब ये मत सोचिए कि यहाँ पे सवालों को मुश्किल रखा गया है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है सवाल, लेकिन सवाल अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं। मेंस लेवल आपको अगर नीट दे रहे हो तो मेंस लेवल तक का आपको करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, नीट यहाँ है, मेंस लेवल थोड़ा सा इससे ऊपर है, एडवांस इससे काफी ऊपर है। ठीक है, तो वहां से और इसमें थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ये मैं कहूंगा कि एडवांस के लिए ये बेसिक्स है, बेसिक्स जरूर करें, इसके बिना काम नहीं होगा वहां पे भी। पर नीट के लिए और मेंस के लिए तो बेस्ट है। चलो, अब इन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ये दिखाई दिए आपको। ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m हैविंग चार्ज q, इस स्मॉल m चार्ज के ऊपर, मतलब इस स्मॉल m मास के ऊपर चार्ज है q, स्लाइडिंग डाउन ऑन द प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये नीचे आ रहा है और हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी कि ये बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से तब चलती है जब वो इक्विलिब्रियम में होती है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मीनिंग समझ रहे हो आप? उस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो बॉडी किस में कही जाती है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ये बॉडी है। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इस पर लगने वाले जो भी फोर्स होंगे वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स इस पे जीरो होगा। चलो, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि ये डाउन द प्लेन जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है इक्विलिब्रियम है बच्चों। अब बोला इन्होंने इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू फाइंड द चार्ज क्यू इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज। बहुत आसान सा सवाल है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूं मैं और तब इसको सॉल्व करेंगे। चलो, ये हटा देता हूं बाकी चीजें, फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पे बनाऊंगा। फ्री बॉडी डायग्राम में मैं बनाने वाला हूं, कलर दूसरा लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर लेके बनाएंगे। चलो, तो देखो भाई, इस सबसे पहले इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस पे नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट mg। ठीक है, सवाल हमें समझ में आ गया कि ये बॉडी नीचे आ रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो है। तो इस पे जितने भी फोर्स लगे सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब कैंसिल कैसे करते हैं वो सिखाता हूं आपको। देखो, mg नीचे लगा है, हाँ ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगी है इस तरह से, बिल्कुल। ये नीचे चलने की कोशिश करेगा तो पीछे की तरफ लगेगा बच्चों फ्रिक्शन, बिल्कुल, ये लगा फ्रिक्शन। फिर इस पे चार्ज Q है, तो Q चार्ज होने की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स लगाएगा इस तरफ, वो लगेगा Q इंटू ई। लो जी, ये फोर्स हो गया Q इंटू ई।
ओके, अब यहां से और कौन कौन से फोर्स बचे? बस यही बचे हैं भाई। नीचे आ रहा है फ्रिक्शन, पीछे लग रहा है, नीचे की तरफ वेट, नॉर्मल रिएक्शन, क्यूई फोर्स, बस ये चार फोर्स इस पर बॉडी पर बच्चों लगे हुए हैं। चारों फोर्स एक दूसरे को करेंगे कैंसिल, चारों फोर्स एक दूसरे को करेंगे कैंसिल। चलो कैंसिल कराते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं और कैंसिल कराते हैं। तो ये एंगल थीटा है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, तो ये वाला एंगल हो गया बच्चों थीटा। देखना जरा, इस लाइन के परपेंडिकुलर तो ये वाले लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाले लाइन, इनके बीच में थीटा तो इनके बीच में भी थीटा। अब ये थीटा है तो यहां से आप, ये थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं, कलर 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 ये ले लेते हैं। अब इसके कंपोनेंट करते हैं, देखो n का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये हो जाएगा n, सही दिखाई दे रहा है? हाँ सही दिखाई दे रहा है। n थीटा के सामने वाला n साइन थीटा, इधर हो जाएगा ये, इधर इस साइड में n कॉस थीटा, ठीक है। n का काम खत्म। चलो ये था पीछे फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन F, इसके भी दो कंपोनेंट कर दो, इधर थीटा है तो इधर हो जाएगा ये F, थीटा है ये वाला एंगल कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा बच्चों F साइन थीटा, तो ये इसी में ऐड हो जाएगा F साइन थीटा। अगर आप इसको अलग से देखना चाहते हो तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, देखो कौन कौन से बचे, कौन कौन से हैं यहाँ पे। नीचे की तरफ mg है, ठीक है बच्चों, इस तरफ QE है, QE है, और प्लस इसी तरफ हो गया हमारा F cos थीटा, F cos थीटा, देखो ये हो गया, ठीक है। ये देखो दोनों इसी तरफ है। फिर ऊपर की तरफ N cos थीटा प्लस F साइन थीटा, बोलो ठीक हो गया। फिर इस तरफ हो गया हमारा N साइन थीटा, N साइन थीटा बच्चों, ठीक है। तो यहां से अगर आपको हमें क्या निकालना है, हमें Q निकालना है। फ्रिक्शन है हमारे पास तो फ्रिक्शन को निकाल सकते हैं। पहले फ्रिक्शन को निकालने के लिए हमें N की जरूरत पड़ेगी। अब N तो है ही नहीं हमारे पास, N कहां से निकाला जाए? N साइन थीटा, इसके सामने है QE F cos थीटा। हाँ चलो एक काम कर लेते हैं, म्यू इंटू एन लिख लेंगे इसको, उससे काम हो जाएगा। चलो नीचे की तरफ mg ने बैलेंस कर लिया, ऊपर n cos थीटा, तो चलो n cos थीटा और प्लस साथ में कौन है f साइन थीटा इक्वल्स टू में बच्चों mg, ठीक। चलो इतना ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट नहीं लिखूंगा अभी मैं, क्योंकि n की वैल्यू रखूंगा मैं, n को तो n ही रखूंगा, फ्रिक्शन की वैल्यू रखूंगा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन साइन थीटा इक्वल्स टू में mg। अब लिखूंगा इसको इक्वेशन फर्स्ट। चलो दूसरी इक्वेशन लिखो, इधर है n साइन थीटा, इधर है QE, तो इधर हो गया n साइन थीटा, इसे f cos थीटा को इधर ले आओ, माइनस में f cos थीटा, और इक्वल्स टू कितना रह गया इधर Q इंटू E। समझे ना कैसे किया? इधर वाला फोर्स n साइन थीटा और इसके बराबर कर दिया, उसमें से जो बराबर वाले टर्म है इनके बीच में इक्वल आ गया। f cos थीटा को इधर लिया है मैं, ये आ गया f cos थीटा। इसको ऐसा करने का मेरा पर्पज ये है कि n साइन थीटा और ये जो f है, f को लिख लूंगा मैं म्यू इंटू एन cos थीटा बच्चों, q इंटू में E, इसे कह दूंगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को आपस में करेंगे डिवाइड। चलो फर्स्ट इक्वेशन लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन है n कॉमन ले लेता हूं,
कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू में उधर बचा mg। ओके, नीचे वाली इक्वेशन क्या है, सेकंड वाली, n कॉमन ले लो इसमें भी, n साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, n कॉमन आ चुका है, इक्वल्स टू में q इंटू ई। चलो ये भी हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करने जा रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा, n कट जाएगा। n हमें पता भी नहीं, हमें q निकालना है, बाकी सारी चीजें हमें दी हुई है, e दिया हुआ है, mg दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, ये सब चीजें दी हुई है, n नहीं था, हटाओ इसको। यहां से क्या हुआ, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अगर मैं ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं सर, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ऊपर मैंने इसको cos थीटा से कर दिया डिवाइड, यही काम नीचे भी कर सकता हूं, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा और बटे में cos थीटा। देखो ऊपर नीचे cos थीटा से कर दिया डिवाइड, इधर बच रहा था mg बटे में क्यू ए। अब ये cos थीटा इसके बटे में जाएगा, अलग अलग कर सकते हो आप, cos थीटा के बटे में cos थीटा अलग, cos थीटा बटे cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बटे cos थीटा। अब बटे में यही काम यहां पे भी कर सकता हूं, साइन थीटा बटे में cos थीटा माइनस म्यू cos थीटा बटे में cos थीटा, दोनों के नीचे अलग अलग, mg बटे में क्यू ई। cos थीटा से cos थीटा कट गया, यहाँ cos थीटा से cos थीटा कट गया, यहाँ बचा 1, यहाँ पे कर देता हूं 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा बन गया tan थीटा, तो म्यू tan थीटा बटे में नीचे साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा माइनस में म्यू इक्वल्स टू में mg बटे क्यू ई। q को यहां ले आओ, इसे इधर ले जाओ, तो q आ गया, mg बटे में e को रखो यहां, ये पहले यहां रखो, इसको यहां पे लेके जाओ, इसको नीचे लेके जाओ, ऊपर बन गया tan थीटा माइनस में म्यू और बटे में 1 प्लस म्यू tan थीटा बच्चों, और यही है हमारा आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिर्फ अब आप सोचोगे कि सर ये क्वेश्चन जो था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था या मैकेनिक्स का था, तो मैं कहूंगा मिक्सचर पूछा जाता है भाई ऐसा सवाल, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। क्या दिया है जरा समझते हैं। ये कलर तो अच्छा दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है। चलो, ए चार्ज पार्टिकल q, m is released from origin in an electric field E equals to alpha minus beta x, where alpha beta are constant and the x is the distance from origin। ओके, मान लीजिए एक पार्टिकल है और ये है x एक्सिस, ठीक है, यहां है ओरिजिन, इधर y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये है ओरिजिन। तो ओरिजिन से हमने इस पार्टिकल को, ये रहा पार्टिकल, इस पार्टिकल को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, इस पे चार्ज है q और मास है इसका, ऐसा इन्होंने इंफॉर्मेशन दी। पहली लाइन पढ़ो, यही सब कुछ है, रिलीज कर दिया। अब यहां पे लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा माइनस बीटा एक्स। ओके, तो यहां पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है बच्चों, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको E इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये फील्ड चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, देखो, और x क्या है, x है ओरिजिन से चली गई इसकी डिस्टेंस। मान लो पार्टिकल देखो 0 पे है यहाँ, तो उस टाइम पे x की वैल्यू 0 है। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा x की वैल्यू हो सकता है 2 हो जाए,
आगे बढ़ेगा 3 हो जाए, 4 हो जाए, 1 हो जाए, मतलब यहाँ पे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती चली जाएगी। मतलब अब तक तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ही नहीं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर जगह इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, हर जगह चेंज हो रही है। तो जब ये x पे होगा, मान लो पार्टिकल यहां से x पे पहुंच गया, x पे, तो उस टाइम पे जो फील्ड होगा वो कितना होगा, तो वो होगा अल्फा माइनस बीटा एक्स, अल्फा माइनस बीटा एक्स, ये फील्ड की वैल्यू हो गई उस टाइम पे, अल्फा माइनस बीटा एक्स इसकी वैल्यू हो गई बच्चों, ये होगा। एक्स की वैल्यू बदलती चली जाएगी, फील्ड बदलता चला जाएगा। अलग तरीके का सवाल है, अभी तक नहीं किया आपने ऐसा, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा सर, चार्ज तो इस पे क्यू है, ये जा ही क्यों रहा होगा आगे, तो भाई साहब जा इसलिए रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर लगा हुआ है, तो इस पे फोर्स लगाएगा Q इंटू ई, इस पे जो फोर्स लगाएगा वो Q इंटू ई लगाएगा, क्यू ई फोर्स लगाएगा यहाँ पे। तो क्यू ई फोर्स लगाने की वजह से देखिए अलग अलग जगह मॉस्किटो बैठ रही, तो ये बोर्ड सेंस कर रहा है इसको, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको शायद, देखो दिख रहा है क्या, नहीं इसमें तो बहुत छोटा सा दिख रहा है। तो x डिस्टेंस पे ये कितना लगेगा फील्ड ये बता दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई लगेगा इस पे। अब यही फोर्स तो इसको आगे लेके जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है इसने, एक तो पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ x, पहले यहीं तक की बात करते हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो भाई साहब वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो आप, किसी बॉडी पर फोर्स लगा है उससे एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट क्यों सर, क्योंकि यहां पे जो फील्ड है वो लगातार चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। जब वेरिएबल क्वांटिटीज आ जाती हैं तो वहां पे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आ जाता है सवाल के अंदर। तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के हिसाब से सोचा जाए तो फिलहाल इस पे लगने वाला फोर्स है हमारे पास, इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, इस पे Q इंटू ई फोर्स लग रहा है, चार्ज Q है इसका, E इस पे ये, तो इसको फोर्स को हम Q E की वैल्यू रख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा एक्स, ये हो गया इस पे फोर्स। इस फोर्स से हम इसी डायरेक्शन में इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बटे में मास, Q अल्फा माइनस बीटा एक्स और बटे में मास हो गया m। एक्सेलरेशन आ गया Q बाई एम अल्फा माइनस बीटा एक्स, ठीक है। अब यहां से आप एक्सेलरेशन तो आ गया, देखो ये भी वेरिएबल है, अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो फोर्स वेरिएबल है, तो फोर्स वेरिएबल है तो डिस्प्लेसमेंट ये सॉरी एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। अब एक्सेलरेशन अगर वेरी करे टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, किसी भी चीज के साथ वेरी करे, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें, वहां पे तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल आ ही जाएगा। तो डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन ये हमें सोचना है। अब भाई साहब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे अगर जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करना हमारी मजबूरी है, करना पड़ेगा। कैसे करते थे, ए को लिख लेते थे v इंटू डी वी बटे में डी एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला था ए का, Q बाई एम इंटू में अल्फा माइनस बीटा एक्स, इस डी एक्स को उधर ले जाओ, तो v इंटू में डी वी बराबर Q बाई एम इंटू में अल्फा माइनस बीटा एक्स इंटू में डी एक्स, ये हमने कर लिया, डी एक्स को उधर लेके चले गए। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, जब अब इंटीग्रेशन में रखी जाती है लिमिट, इधर किसकी लिमिट रखेंगे, इधर dx है तो इधर रखी जाएंगी x की लिमिट, इधर dv है तो इधर रखी जाएगी वेलोसिटी की लिमिट, v की लिमिट। जब x 0 था, यहां देखो उस टाइम पे क्या इसके पास कोई वेलोसिटी थी, नहीं, ये रेस्ट में था, इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी 0 है, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। यहां पे x, जब x 0 था तो उस टाइम पे वेलोसिटी भी 0 थी, जब x की वैल्यू x हो गई तो वेलोसिटी की वैल्यू v हो गई, बस लिमिट रखी गई।
अब v की पावर 1 का इंटीग्रेशन करो, v की पावर 2 बटे में 2, लिमिट 0 से v। इंटीग्रेशन ना आता हो तो इंटीग्रेशन जरूर देखें बच्चों, इंटीग्रेशन के बिना कुछ नहीं होगा। q बाई एम, इंटीग्रेशन करो अलग अलग, अल्फा को बाहर ले लो, अंदर बचा dx, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, माइनस बीटा को बाहर ले लो, अंदर बचा x की पावर 1, x की पावर 1 का हो गया x की पावर 2 बटे 2, और लिमिट 0 से x। हमने यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2q बटे में ये वाला 2 यहां पे मल्टीप्लाई में चला गया। इधर पहले ऊपर की लिमिट रखेंगे तो अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस एक्स की जगह 0 रखेंगे, यहां भी 0 रखेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएंगे दोनों टर्म। ये आ गया सॉल्व करके, v स्क्वायर बराबर, v बराबर लिख लो बस, अब तो v बराबर पूरे पे लगा दो इसके अंडर रूट, तो ये आ गया 2q बटे में m बच्चों, अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बटे 2। हमें यही कैलकुलेट करना था कि उसकी x डिस्टेंस चलने के बाद ये जो पार्टिकल है कि जा क्यों रहा है इधर, इधर इस पे QE फोर्स लग रहा है फील्ड की वजह से, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो x डिस्टेंस तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी। ये है आपका आंसर, ठीक है। अब क्या पूछा इसने, आगे पूछा एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जाके कहीं रुक जाए, हाँ ऐसा हो सकता है भाई साहब, जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां पे जाके रुक जाएगा। हो सकता है कि कहीं पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही हो, तो इसकी वेलोसिटी को 0 रख के देख लो कि कहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, और उस डिस्प्लेसमेंट को निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, अब यहां पे देखो ये है वेलोसिटी, इसको 0 रख के देख लेते हैं कि ये कहां तक जाएगा। अब ऐसा हो सकता है ना कि आप कोई पार्टिकल देखो, पहले तो उसकी स्पीड बढ़ी, ठीक है, उसको कोई खींच रहा है उससे बढ़े, अब मान लो खींचने वाला फोर्स जो है वो लगातार घटने लगा, और घट ही रहा था, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम हो रहा था धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से वो फील्ड जो है वो लगातार कम हो रहा था, उससे फोर्स भी कम हो रहा था, तो आगे जाके स्पीड पहले तो बढ़ी, फिर घटने भी तो लगेगी, कम भी तो होने लगेगी स्पीड। कम क्यों होने लगेगी, क्योंकि फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में भी लग सकता है, कम होने से वो नहीं घटेगी स्पीड, लेकिन फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में भी तो लग सकता है, वो लग सकता है। अगर फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा, अभी तो इधर लग रहा, आगे जाके एक्स इतना ज्यादा बढ़ के ऐसा हो जाए कि वो फील्ड की डायरेक्शन बदल जाए, तो उसकी वजह से उसकी जो है फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, रिटार्डेशन लगने लगा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो गई, फिर 0 हो गई। हमें उससे क्या मतलब, हमें तो इतना पता है कि वेलोसिटी एक्स टाइम एक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी इतनी है, अब ये कहां जाके रुकेगा, तो जहां वेलोसिटी 0 होगी, ठीक। वेलोसिटी 0 देख लो कहां पे हो रही है, इसको 0 रखा, अब स्क्वायर हटा दो तो अंदर वाली चीज ये 0 होगी, ये तो 0 हो नहीं सकती है, तो सब 0 के नीचे चले जाएंगे, तो अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई, तभी तो वेलोसिटी 0 हो गई। इसे इधर ले जाओ, माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर बटे में 2 बराबर माइनस का अल्फा एक्स, एक एक्स से एक एक्स काट दो, माइनस से माइनस काट दो, एक्स बराबर आ गया 2 अल्फा बटे में बीटा बच्चों। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा पे जाके क्या हो रही है, वेलोसिटी 0 हो रही है। यही वो पॉइंट है जहां तक ये पार्टिकल जाएगा मैक्सिमम, फिर उसके बाद पलटी मार के वापस आ सकता है। तो वहां तक जाने में जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो डिस्प्लेसमेंट भी तो निकाला जा सकता है। हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है सर, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो वो डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो भाई साहब ये जो x निकल के आया है आपका, यही तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट
अरे यही तो वो पॉइंट है जहां पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और जहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वो पॉइंट देख लिया हमने कि x इज इक्वल टू इतने पे हो गई, यही उसका मैक्सिमम डिस्प्ले यहां तक जाएगा। उसके बाद हो सकता है x की वैल्यू लगातार आगे कम हो रही है, वापस आ रहा हो, अब वैल्यू x की कम हो रही हो, ठीक है ना। तो यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, x मैक्स की वैल्यू आ गई है, x मैक्स की। तो दोनों आंसर आपको दे दिए बच्चों मैंने, बिल्कुल आसान सवाल था, और तरीके से सॉल्व करो, सोच सोच के, ठीक है। चलो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आज हम हाफ सेंचुरी मार देंगे, 50 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। 100 क्वेश्चन करने हैं पर, ठीक है, बहुत सारे होते हैं 100 क्वेश्चन, अच्छे भी तो हैं। चलो, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर पे रेडियस आर की। तो चलो इसको कुछ ऐसे करते हैं, मान लीजिए ये हो गई एक सर्किल, इसको बना लिया मैंने, और इसको देखते हैं, ये तो मिटेगा भी नहीं, एक काम करते हैं, ऐसे बना के देखते हैं कुछ बनता है क्या। चलो वैसे ही बना लेते हैं। तो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इस टाइप की ले लेते हैं, ये भी रिंग सेमी सर्किल है, आधा सर्किल, सेंटर इसका ये रहा, ठीक है, रेडियस इसकी आर है, और इस पे पूरी पे चार्ज फैला हुआ है। ये जो चार्ज फैला हुआ है, इसकी चार्ज डेंसिटी बच्चों दे रखी है लैम्डा, मतलब 1 मीटर में लैम्डा कूलाम चार्ज, तो लैम्डा कूलाम पर मीटर, ये चार्ज डेंसिटी है इसकी, ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहां से आर इसकी रेडियस है, तो आपको बताना है इस पूरी रिंग की वजह से, मतलब आधी रिंग की वजह से यहां पे कितना फील्ड होगा सेंटर में। तो इसको आप ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि फील्ड जो होता है किसी एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे निकाला जाता है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये बहुत बड़ा चार्ज है, पूरी रिंग पे फैला हुआ चार्ज है। तो ऐसी सिचुएशन में पता आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको देखो इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप क्या करोगे इस पे, तो आप यहां से इसको इंटीग्रेट करके और तब फील्ड निकालेंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूं। आप यहां से इसको एक काम करो, इसको ना रिवर्स करके बनाता हूं, उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाना पड़ेगा मुझे, और आप इजीली समझ भी जाओगे। ऐसे बनाता हूं इसको, ऐसे ऐसे बनाता हूं, इस तरह से। ये है सेंटर, और ये है पूरी रिंग, मतलब आधी रिंग, इस पे फैला हुआ चार्ज, और इसको करना है सेंटर पे निकालना है फील्ड। चलो निकाल देंगे। यहां पे पता आपको कैसे करना है, इसको ऐसे करो, यहां से थीटा एंगल पे, इधर मान लो एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, इस तरह से। तो थीटा एंगल पे यहां पे एक छोटा सा सेगमेंट सेलेक्ट करो, डी थीटा, ठीक है। समझो जरा कैसे कैसे करूंगा मैं इसको, थोड़ा सा आपको इस तरह से याद रखना है। तो मैंने क्या किया कि पूरी रिंग से एक साथ फील्ड नहीं निकाल सकता मैं, तो मैं क्या करूंगा, थीटा एंगल से इसको, यहां से थीटा एंगल आगे जाऊंगा, और एक छोटा सा सेगमेंट सेलेक्ट करूंगा डी थीटा। इस डी थीटा के अकॉर्डिंग इसकी जो विड्थ होगी, हाँ ये वाली विड्थ, ये वाली विड्थ, इस डी थीटा के हिस्से में कितना पोर्शन आया, ये इस पोर्शन की लेंथ निकालूंगा मैं, ये पोर्शन। तो ये पोर्शन होगा आर डी थीटा। ये कैसे आया सर, देखो एक बात सुनो, एक कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने यहाँ पे,
ये कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए ये थीटा है, ये आर है, तो ये जो आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ, एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बटे में रेडियस। तो यहां से अगर आर्क की वैल्यू निकालें, आर्क की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी एंगल इनटू में रेडियस। एंगल कितना है ये, थीटा, और रेडियस हो गई आर। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर ये आर है और ये थीटा की जगह डी थीटा है, तो ये आ जाएगा डी थीटा इंटू में आर। ये लिखा मैंने आर डी थीटा या डी थीटा इंटू आर, एक ही बात है। आप इसको डी थीटा इंटू आर की जगह आर डी थीटा भी लिख सकते हैं। तो आर डी थीटा ये हो गई, ये लेंथ हमें पता चल गई। अब इस लेंथ पे मास वो कितना होगा, चार्ज पूरी में फैला हुआ है, पर पूरे का नहीं हमें पता। हमें पता है लैम्डा, 1 मीटर में कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो आर डी थीटा लेंथ पे कितना चार्ज होगा, डी क्यू। मान लो इस पे चार्ज कितना है आपका, डी क्यू। इस डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, डी क्यू की वैल्यू निकालोगे आप, इस पे कितना चार्ज है, तो इस पे चार्ज है 1 मीटर पे लैम्डा, तो आर डी थीटा पे हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये डी क्यू की वैल्यू हो गई, ये इस पे चार्ज आ गया, ये इस पे चार्ज आ गया। इस चार्ज की वजह से, इस पे जो चार्ज है डी क्यू, इस चार्ज की वजह से यहां पे जो फील्ड होगा, देखो जरा सुनो, प्लस चार्ज में से फील्ड ऐसे निकलता है, तो इसमें से फील्ड ऐसे जा रहा होगा, ऐसे यहां पे फील्ड होगा इस तरफ, इस तरफ। अब अगर मैं ऐसा ही एक नीचे की तरफ ले लूं, डी थीटा एंगल पे, आर डी थीटा यहां पे ले लूं, आर डी थीटा, तो एक सेगमेंट और हो गया यहाँ, ये वाला आर डी थीटा, सेम इतना ही चार्ज इस पे होगा, ये डी क्यू। तो इसकी वजह से फील्ड होगा इस तरफ, इस आर डी थीटा की वजह से डीई, इस आर डी थीटा की वजह से डीई, और इसको यहां से मिला दो, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो बच्चों। डी का एक कंपोनेंट इधर, एक इधर, ऊपर की तरफ हो जाएगा डीई साइन थीटा, और इधर हो जाएगा डीई कॉस थीटा। देखो इसके दो कंपोनेंट कर दिए मैंने, इसके ये वाला जो है इसका एक कंपोनेंट ये डीई है, इसका एक कंपोनेंट डीई साइन थीटा इधर, इसका एक कंपोनेंट डीई कॉस थीटा इधर। ऐसे ही इस वाले डीई के कर दो, एक इधर डीई कॉस थीटा, और एक नीचे की तरफ डीई साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड बन रहा है इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से नेट फील्ड सिर्फ इधर बन रहा है, क्योंकि ऊपर का और नीचे का आपस में कैंसिल हो गए। तो सिर्फ इधर बन रहा है कितना, टोटल बन गया 2DE कॉस थीटा। ये इस पे नेट फील्ड हो गया, DE डैश कहते हैं इसको। अब अगर आपको टोटल फील्ड निकालना है इस पूरी की पूरी सेमी सर्कुलर रिंग से, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कर दो, जो कांस्टेंट होंगे उनको बाहर निकाल लेंगे। तो हम यहां से इसको कांस्टेंट को बाहर निकालने जा रहे। पहले तो इधर बन गया डीई का इंटीग्रेशन ई डैश, पहले यहीं सॉल्व कर लो, 2 बाहर ले लो। अब कॉस थीटा, देखो अब थीटा को सोचो, यहां से जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा ये थीटा बढ़ता चला जाएगा। अब डीई की वैल्यू कहां से लिखें, डीई की वैल्यू भी तो निकालो। तो यहां से जो ये डीई है, इस छोटे से चार्ज से, ये छोटा सा डी क्यू चार्ज था, इसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब किसी स्मॉल चार्ज से आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता था, के क्यू, क्यू कितना है डी क्यू, और बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस है, आर स्क्वायर। तो डी की वैल्यू यहां पे रख सकते हैं बच्चों हम, के इंटू में डी क्यू और बटे में आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। अब डी क्यू की वैल्यू क्या लिखी थी यहां से, लैम्डा
आर डी थीटा, वो रख दो उठा के। तो ई डैश इक्वल्स टू 2k ले लो बाहर, आर स्क्वायर को ले लो बच्चों बाहर, तो कांस्टेंट है ना सारे, अंदर बचा डी क्यू, डी क्यू की जगह लिख दो ये लैम्डा आर डी थीटा इंटू में कॉस थीटा। लैम्डा और आर ये भी कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो 2k लैम्डा बटे में आर, अंदर बचता है कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। अब सुनो कहां से शुरुआत होगी इसकी, यहां से, जब थीटा 0 है यहां से रिंग शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है 90 डिग्री। आप कहोगे सर नहीं यहां से, ना ना ना, दो एलिमेंट ले रखे हैं ना, तो इस एलिमेंट के लिए तो यहां से शुरू है और इस वाले एलिमेंट के लिए यहां से नीचे की तरफ जा रही है, इस एलिमेंट के लिए यहां से यहां तक जा रही है। अब जब दोनों एक साथ ले लिए तो मैं सिर्फ इसकी लिमिट लूंगा, इस वाले एलिमेंट की, इस वाले की, तो वो यहां से लूंगा, यहां से लेके और यहां तक जाएगी, तो ये अपने आप यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, रिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, तो मैं लूंगा यहां से थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके और 90 डिग्री तक, ये होगा इसकी लिमिट। तो ये आ गया 2k लैम्डा बटे में आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट 0 से 90, पहले साइन 90 रख लो, 2k लैम्डा बटे आर, पहले साइन 90 रखेंगे, साइन 90 माइनस साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 1 होता है, ये सॉल्व करके आ गया 2k लैम्डा बटे में आर। बच्चों यही है सेमी सर्कल की वजह से, या सेमी सर्कुलर जो रिंग है वो पूरी चार्ज है, उसकी वजह से सेंटर पे कितना फील्ड होगा, तो पूरा फील्ड आपने निकाल लिया, बिल्कुल आसान। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया है जरा समझते हैं। इसमें कहा है पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R। एक सर्कुलर रिंग है हमारे पास इस टाइप की, हाँ बिल्कुल बढ़िया बनी, और इसके ऊपर पूरे के चार्ज फैला हुआ है, इस तरीके से चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, अब यहां पे कहा है रेडियस इसकी R है, ए पॉइंट पार्टिकल हैविंग मास m एंड नेगेटिव चार्ज -q इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है, इस तरीके से बना लेते हैं, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, अब यहां ये इसका सेंटर है, रेडियस इसकी R है, और हमने यहां पे रख दिया इसके एक चार्ज Q, वो भी माइनस का। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। इस पॉइंट पर इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, किधर फोर्स लग रहा होगा, तो ये पूरी रिंग इसको खींच रही होगी अपनी तरफ, इस तरफ खींच रही होगी। क्या ये फोर्स निकाला जा सकता है, हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। वैसे तो आपको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा इसको, अगर, क्योंकि पूरी रिंग है ये, कोई एक छोटा चार्ज नहीं है कि जो इसको खींच रहा है, कूलम्ब्स लॉ से पता लगा लोगे। तो कैसे निकालोगे, या तो इंटीग्रेशन लगाओ, सारे पार्टिकल इस पे एक छोटा सा पार्टिकल लेके इंटीग्रेट कर लो कितना खींच रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस है। एक काम करो ना, इस पॉइंट पर, ये यहां से पॉइंट कितना दूर है, ये पॉइंट यहां से x डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो कितना है और किस डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बाहर जा रहा होता है, तो फील्ड होगा इस पे, इस तरफ फील्ड होगा बच्चों, इस पे इस तरफ होगा फील्ड। अब ये जो फील्ड होगा इस तरफ, बढ़िया आ रहा, नहीं अच्छा नहीं आ रहा, दूसरा लेते हैं। ये जो फील्ड होगा इस पे इस तरफ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो रिंग की वजह से मैंने आपको पुराने से, मतलब ये क्वेश्चन आया था, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, उसकी एक्सिस पे कितना होता है, तो वो होता है k q, पूरी रिंग का चार्ज पूरी रिंग पे, इंटू में x है उसके सेंटर से कितनी दूर आपको निकालना है,
और बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। रिंग के एक्सिस पर इतना फील्ड होता है बच्चों। अब ये फील्ड होता है तो यहां से ये फील्ड होता है तो यहां से इस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा इस तरफ। कितना? F बराबर Q इंटू ई। क्यों सर अंदर की तरफ क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, इस तरफ। तो इसका मतलब ये रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगी। अब सेंटर पे आके ये फोर्स जीरो हो जाएगा जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा पार्टिकल, फिर इससे आगे निकल जाएगा, फिर ये फोर्स इस तरफ लगेगा। जब ये पार्टिकल इधर पहुंचेगा तो ये फोर्स इस तरफ लगेगा। आपको कुछ फील ऐसी आ रही ना कि ये फोर्स ऐसा है कि इस चार्ज पे सेंटर की तरफ लगा हुआ है, इसको सेंटर पे लेके जाएगा। जब ये सेंटर पे पहुंचेगा, सेंटर को पार करेगा, इधर जाएगा, तो अब फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिंग अब इसको इधर खींचने लगेगी। ऐसा तो है नहीं अब इसको इधर कोई खींच रहा है, रिंग ही तो खींच रही थी। तो ये चार्ज ऐसे गया, सेंटर पे पहुंचा, फिर सेंटर को पार करके जब निकला तो फोर्स इधर हो गया। फोर्स फिर इसको ये चार्ज वापस, इसको चार्ज को वापस ले आएगा, फिर ऐसे इधर ले जाएगा, फिर इसको वापस ले जाएगा, फिर इसको वापस ले जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि रिंग बीच में है, पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, फिर उसको वापस ले आएगा। अब पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है। हमेशा सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये फोर्स किसका काम करेगा? रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या करता है? एसएचएम। पहले भी डिस्कस हो चुका है कि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पार्टिकल लगातार एसएचएम करेगा। इस तरह से लगातार ये मूव करता रहेगा। इसे एसएचएम कहते हैं। ऐसे मोशन को एसएचएम कहते हैं, जो हमेशा एक पॉइंट पे के अबाउट घूमता रहे। एक पॉइंट के दोनों तरफ, इधर 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 इधर, एक पॉइंट के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन करता है जो। तो टू एंड फ्रो मोशन को एसएचएम, उसके लिए जिम्मेदार होता है रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स आया कितना? तो Q इंटू में ई की वैल्यू रख लो, K Q X और बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दी है, X की वैल्यू R से बहुत छोटी है, ऐसा दिया है इन्होंने। ठीक है ना? टाइम पीरियड निकालना है इसके ऑसिलेशंस का। मतलब ये ऐसे घूमेगा तो इसका एक राउंड लगाने का जो टाइम होगा उसे कहते हैं उसका टाइम पीरियड। पहले कर चुके हैं वैसे सवाल, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट करा रहा हूँ। अब इसकी पावर 3/2। अब ये दिया है ना यहाँ पे कि x छोटा है r से बहुत ज्यादा, तो एक्स स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, नेग्लेक्ट। इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां से f की वैल्यू आ जाएगी k q कैपिटल Q x बटे में r स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कट गया, x तो 0 हो गया, तो ये f आ गया बच्चों। f की वैल्यू आ गई k स्मॉल q कैपिटल Q x और बटे में r क्यूब। लो, ये है वो फोर्स जो यहाँ पे लगातार सेंटर की तरफ काम करेगा। ये है वो रीस्टोरिंग फोर्स। अब याद करो एसएचएम में टाइम पीरियड कैसे निकालते थे। पहले रीस्टोरिंग फोर्स निकालो, निकाल लिया। अगला स्टेप होता था रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? फोर्स को मास से डिवाइड कर लो। तो ये आ गया k q कैपिटल Q x बटे में m इंटू में r क्यूब। अच्छा, एक चीज और, जो एक्सेलरेशन निकालोगे वो अगर x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है, x के प्रोपोर्शनल आ रहा है और डायरेक्शन एक्सेलरेशन की हमेशा सेंटर की तरफ है, वो है ही। जब फोर्स सेंटर की तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। इधर से जब इधर है तो ऐसे लगी हुई है, जब इधर है पार्टिकल तो ऐसे लगी हुई है। ये एक्सेलरेशन है। तो सेंटर की तरफ अगर उसकी डायरेक्शन है और a x के प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम की कंडीशन है ये। आपको अगर ये कह देता है वो सवाल में कि प्रूफ करो कि ये एसएचएम है, तो आप फोर्स निकाल लो और देखो फोर्स x के प्रोपोर्शनल आना चाहिए और डायरेक्शन उसके सेंटर की तरफ आनी चाहिए। एसएचएम है, देखो f x के प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मान ले तो x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये एसएचएम की कंडीशन होती है। तो एसएचएम तो यहाँ है। अब a प्रोपोर्शनल टू x आ गया, एसएचएम आ गया, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं
कि इसका टाइम पीरियड कैसे निकालना है। SHM तो कह दिया हमने। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2 पाई अंडर रूट में x बटे में a का मतलब एक्सेलरेशन। चलो लिखो इसको, 2 पाई अंडर रूट में x बटे a की वैल्यू हो गई k स्मॉल q कैपिटल Q x, और बटे में mr क्यूब, वो ऊपर चला जाएगा तो mr क्यूब हो जाएगा। x कट गया तो t आ गया बच्चों 2 पाई अंडर रूट में mr क्यूब बटे में k स्मॉल q कैपिटल Q। x हमेशा कटेगा ही कटेगा, टाइम पीरियड कभी भी x पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो t की वैल्यू, यही हमारा आंसर है। देखो ये सवाल ना बहुत छोटा है, आपको समझाने के लिए तो मुझे ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। आपको कौन सा वहां पे किसी को समझाना है? आपको तो डायरेक्ट ये सोचना है कि जब ये x डिस्टेंस पे होगा तो इसमें फोर्स लगेगा Q इंटू ई। Q की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू हमें पता है ये रही, और बस उसे क्या करो, फोर्स निकालो, वहीं का वहीं m से डिवाइड कर लो, एक्सेलरेशन निकल आया, वहीं का वहीं इस फॉर्मूले में रख के देख लो, x काट दो, डायरेक्ट आंसर। मुश्किल से 2 लाइन या 3 लाइन में हो जाएगा बस। सवाल बड़े नहीं है, आपको समझाता हूं तो इस वजह से पूरा डिटेल में बताता हूं, ठीक है। जिसको मेरी स्पीड भी धीमी लगती हो, मैं ये कहता हूं कि 1.5 पे देखो, 2x पे देखो, अगर स्पीड धीमी लग रही है तो, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल तसल्ली के साथ समझाता हूं, हर चीज आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। कोई पॉइंट ऐसा बचता होगा कि जो आपको क्लियर ना हो जब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक का लास्ट कर दिया है हमने। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जरा देखते हैं क्या है। इसमें कहा है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू ए सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इन ए हॉरिजॉन्टल फील्ड। मान लीजिए हमारे पास एक सिल्क की रस्सी है, थ्रेड है, और उससे m मास 1 ग्राम है, इसकी वैल्यू बाद में रख देंगे, m मास मान लेते हैं हम, m की वैल्यू दे रखी है 1 ग्राम, ठीक है। इस सस्पेंडेड थ्रू ए सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ, इसकी l दे रखी है 40 सेंटीमीटर बच्चों। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, और उसकी वैल्यू है कितनी, 4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब यहां से कहा एक पार्टिकल स्टेज एट डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। मान लो यहाँ पे एक वॉल है जिससे ये, हाँ, हॉरिजॉन्टल फील्ड, ठीक है ठीक है। अब ये वॉल है, इससे ये कितना दूर, यहां जाके ये स्टेबल पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम में है। कितनी दूर, यहां से ये डिस्टेंस दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस पे जाके ये यहां रुक गया। क्यों ये इधर गया, क्यों सर? वजह है भाई, इधर इस पे QE फोर्स नहीं लगेगा, तो ये यहां क्यों रहेगा, ये इधर जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अब इधर रस्सी की टेंशन T, नीचे की तरफ इसका वेट mg, और इधर की साइड में QE। ये तीनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस। अब यहां से ये T, इसके 2 कंपोनेंट करो, इधर हो गया ये थीटा, तो इसको थीटा ले लेते हैं, तो इधर हो गया T साइन थीटा, और इधर हो गया T कॉस थीटा। T साइन थीटा की वैल्यू बैलेंस कर रही है QE को, कंपोनेंट कर लिया मैंने इसके, और T कॉस थीटा की वैल्यू बैलेंस कर रही है mg को। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, चार्ज Q की वैल्यू, दोनों को कर लो डिवाइड, T से कट गया, T नहीं चाहिए, तो ये बन गया tan थीटा बराबर QE बटे में mg। अगर Q की वैल्यू निकाली जाए तो इसको इधर ले जाओ, तो Q इक्वल्स टू आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर
एम जी टेन थीटा और बटे में ई, इस ई को बटे में यहाँ इसको इधर मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। लेकिन थीटा नहीं है सर, थीटा है, कैसे निकालोगे? ये 24 दी है, ये वाली कितनी दी है? ये रस्सी की लेंथ कितनी दी थी? तो सब चीजें रख देंगे अभी हम। 40 सेंटीमीटर, ये थी 40। तो यहां से आप लगा सकते हो साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? ये है, और बेस नहीं, सॉरी, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हो गया 24 और हाइपोटेनियस हो गया इसका 40। काटो इसको, किससे काटोगे? इसको काट लो 8 से। 3 टाइम्स 5, तो साइन थीटा बराबर आ गया 3/5। तो थीटा कितना बैठ गया? 37 डिग्री है। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 कहाँ पे होती है? 37 पे होती है बच्चों। ठीक है, थीटा रख देंगे यहाँ, रखो बस फटाफट। एम की वैल्यू रखो, एम कितना दे रखा था? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को लिख लो 1 × 10⁻³ किलोग्राम में चेंज कर लिया। जी की वैल्यू 10 लिख लेता हूँ। साइन टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, 1037, 1037 होता है, वैल्यू कितनी होती है इसकी? ये होती है 3/4। तो 3/4 बटे में ई, ई की वैल्यू लिखो। तो 4 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴। सब आ गया? हाँ जी, आ गया। अब यहां से 10 की पावर ऊपर जाएगी, माइनस में हो जाएगी, एक 10 कट जाएगा, एक पावर कट गई, 3 रह गई। 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी, 10 की पावर -6 हो जाएगी, और ये आ गया 3/16। 4 × 4 ये यहाँ और ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये बच गई, और 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 3/16, तो 3/16 माइक्रो कूलम। यही हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, 3/16 माइक्रो कूलम। ई की वैल्यू हमने रख दी, 1 ग्राम हमने रख दिया, और 40 सेंटीमीटर हमने रख दिया। बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ें बिल्कुल फिट रख रखी हमने। ई की वैल्यू नीचे है, टेन थीटा की वैल्यू रख ली, जी की वैल्यू रख ली। वेरी गुड, सब हो गया। तो बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर ली जाए। हमने 2 टॉपिक खत्म कर लिए। ठीक है, कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वाला, और देखेंगे उसके क्वेश्चन। शायद इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसको स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ तक की जर्नी हमारी कंप्लीट। आधा लगभग हमने चैप्टर कर लिया है, आधे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। आधा कंप्लीट, आधा रह रहा है। कल मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक बात और, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। इसको प्लीज़ निभाइए, और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करना ही सब कुछ है, प्रैक्टिस लगातार करनी है, चाहे कुछ भी मत करो। सब्सक्राइब भी मत करना, और बोलो, इतना कोई रिस्क ले सकता है, पर प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। आपका सिलेक्शन आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे आप मेरी बात ये सब्सक्राइब ना करने वाली नहीं सुने तो बढ़िया है। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बच्चों।